हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th की जो कविता है कैदी और कोकिला उसे पढ़ेंगे। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गए। उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया और 1968 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा आदि। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखो, इनकी जितनी भी कविताएं थी वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती थी, इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से भी जाना जाता था। यानी इनको एक उपनाम मिला था, एक भारतीय आत्मा। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम क्या था? एक भारतीय आत्मा। तो अब हम ये जो कविता पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला, इसके अंदर कवि ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण किया है। और ये जो कविता थी इनकी बहुत अधिक लोकप्रिय रही। इस कविता के अंदर भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो किए गए दुर्व्यवहार हैं, यातनाएं हैं, उनका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो उस समय जो कवि थे वो जेल के अंदर कैद थे, वो भी एक राजनीतिक अपराधी थे। देखो, सन 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी देने वाले थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। और 1930 के अंदर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें भी उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। तो इस कविता के अंदर जो कवि है वो जेल में है, एकांकी है, उदास है और अपने मन में जो दुख है उनका और उनका असंतोष है वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। और उन्होंने ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को भी व्यक्त किया है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। तो कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए आधी रात्रि में चीख रही है। अब कवि अपने मन की बात बताने के लिए कोयल को माध्यम बनाता है। वो कोयल से बात कर रहा है, कोयल के माध्यम से वो अपने मन के दुख को, अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहा है। तो कविता शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो इसमें कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल तुम क्या गा रही हो, और अगर तुम कुछ गा रही हो तो फिर गाते गाते क्यों चुप हो जाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों तुम चुप हो जाती हो गाते गाते? कोयल बोलो तो, क्या लाती हो, तुम क्या लाई हो? संदेशा किसका है, क्या तुम कोई संदेशा लेकर आई हो? अगर संदेशा लाई हो तो किसका संदेशा लेकर आई हो? कोयल बोलो तो कवि कह रहा है कि कोयल से कि कोयल तुम क्या कह रही हो, क्या गा रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो? और यदि तुम संदेशा भी लाई हो तो फिर तुम गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम्हें इस ब्रिटिश शासन से डर लग रहा है जिस वजह से तुम चुप हो जा रही हो? तो क्या कारण है जो तुम गाते गाते चुप हो जाती हो? तो यहाँ पर जो ये शब्द आया है संदेशा, इसमें मूल शब्द है संदेश और आप प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। आगे देखो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय
कालीमा मई जगी क्यों आली। अब कवि जो है कोयल से कह रहा है कि कोयल, यहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं, यानी जो जेल थी वो बहुत, उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी और अंधेरा था, इसलिए कवि कहता है कि चारों ओर ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं और अंधेरे के कारण कवि कह रहा है कि काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और चारों ओर यहाँ पर क्या है, चोर डाकू और लुटेरों का डेरा है, यानी कवि को कैद के अंदर चोर डाकू और लुटेरों के साथ रखा गया है। तो इस बात का कवि को बहुत अधिक दुख है। देखो, कवि ने कोई भी ऐसा सामाजिक अपराध नहीं किया था जिसके कारण वो जेल गए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जेल के अंदर उन्हें चोर डाकुओं के साथ रखा गया, इस बात का उन्हें बहुत अधिक दुख हो रहा है। आगे कवि कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि ये जो अंग्रेज हैं ये हम स्वतंत्रता सेनानियों को पेट भर के भोजन भी नहीं देते और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते। अगर बिल्कुल भूखा रखा जाए तो व्यक्ति मर जाए, लेकिन उन्हें भूखा भी नहीं रखते, केवल उतना ही भोजन देते हैं जितना जीने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार वो भूख से तड़पते रहते हैं और फिर काम करते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब कवि कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वो इनकी निगरानी में, हम गुलाम हो गए हैं, हम इनकी बंदिश में हैं और दिन रात हमारे ऊपर कड़ा पहरा रहता है। कवि कहता है कि ये कोई शासन है या तम का प्रभाव गहरा है या अंधेरे का प्रभाव है। अब यहाँ पर तम का आशय कवि ने अन्यायपूर्ण शासन से किया है। तो कवि कहता है कि अंग्रेजों का जो ये शासन है ये शासन नहीं है, ये अन्यायपूर्ण शासन है। तम का प्रभाव गहरा है, अर्थात जिस प्रकार से अंधेरा जब अधिक हो जाता है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से इनका जो अन्याय है इतना अधिक बढ़ गया है कि इस अन्याय में इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो कहते हैं ये कोई शासन नहीं है, ये कोई शासन तंत्र नहीं है, ये इनका अन्याय है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली मतलब सखी। तो कवि कहता है कोयल से कि हे सखी, अब इस काली रात के अंदर जो चंद्रमा है, हिमकर मतलब चंद्रमा भी निराश करके चला गया है। तो काली रात के अंदर जो चंद्रमा की रोशनी में हमें कुछ दिखाई देता है, लेकिन अगर चंद्रमा भी छुप जाए तो जो रात है वो और भी अधिक काली हो जाती है और ऐसी काली रात में कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि एक आशा की जो किरण थी, चंद्रमा रूपी जो आशा की किरण है वो भी अब छुप गई है, जिसके कारण एक आशा की किरण जो थी वो भी छुप गई है, जिसके कारण चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो इस समय में कालीमा मई, कोयल को कवि कालीमा मई कह रहा है कि तू काली है और रात भी काली है, तो हे सखी तू क्यों जाग रही है। तो यहाँ पर व्याकरण का देख लीजिए, दिन रात जो शब्द आया है, दिन और रात, यहाँ पर द्वंद्व समास है। और ये जो पंक्ति आई है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और ये जो शब्द आया है कालीमा मई, तो इसके अंदर मूल शब्द है कालीमा में और इसमें जुड़ा हुआ है ई प्रत्यय, कालीमा मई शब्द ऐसे बना है। आगे देखो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। अब कोयल से कवि कह रहा है कि तुम क्यों हुक पड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो। वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे मन में बहुत अधिक दुख है। वेदना मतलब बहुत अधिक दुख। जब हमारे मन में बहुत दुखी होता है तो हमारा मन भारी हो जाता है। तो भारी मन से तुम क्यों रो रही हो, क्या लुटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, क्या छिन गया है तुमसे, जो तुम इतना हुक रही हो, तुम रो रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम तो बहुत मीठा गाने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, तुम्हें तो भगवान ने बहुत मीठे स्वर दिए हैं, फिर तुम ये वेदना वाली आवाज में क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तो यहाँ जो ये पंक्ति आई है वेदना बोझ वाली सी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे देखिए, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो
किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है, बोलो क्या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। तो देखो जब जंगल में आग लग जाती है तो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी परेशान हो जाते हैं और इधर उधर चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो कवि कहता है कि क्या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं जो तुम आधी रात को चीख रही हो, या फिर तुम पागल हो गई हो। तो यहाँ पर दावानल की ज्वालाओं से आशय है ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाने वाला अन्याय या अत्याचार। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि क्या तुमने हम स्वतंत्रता सेनानियों पर जेल में जो अत्याचार किया जाता है उसे देख लिया है, जिसके कारण तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कहता है कोयल से कि कोयल क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकती हो। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश शासन के द्वारा हमें पहनाया गया गहना है। तो यहाँ पे कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए बताया है क्योंकि कवि जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है और अपने देश को आजाद कराने के लिए वो जेल में गए थे। तो इन्होंने जो ये हथकड़ियां पहनी है वो उनके लिए स्वाभिमान की बात है कि वो अपने देश के काम आए, उसको स्वतंत्र कराने के लिए वो जेल के अंदर गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन हथकड़ियों को गहना कहा है। कोलू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर कवि ने जेल में जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उनका वर्णन किया है। तो कवि कहता है कोलू का चरक चू। अब देखो कोलू क्या होता है, तो यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो कोलू क्या होता था, पहले जो सरसों का जो तेल निकालते हैं, तेल निकालने की एक मशीन होती थी। तो वहां पर जानवरों को बांधा जाता था, बैलों को बांधा जाता था और फिर वो कोलू चलवाया जाता था और उससे तेल निकलता था। तो यहाँ जेल के अंदर वो क्या करते थे, जानवरों के स्थान पर कैदियों से वो कोलू चलवाते थे। तो कोलू का चरक चू, जब वो कोलू चलाते हैं तो उससे जो आवाज आती है चरक चू की, अब वो हमारे जीवन की तान बन गई है, हमारे जीवन का गीत बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और जेल के अंदर जो उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, है ना, पहाड़ तुड़वाए जाते हैं कैदियों से। पहाड़ों के पत्थर आपको पता है कितने मोटे और कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको तोड़ना भी कितनी मेहनत का कार्य होता है। लेकिन जो कैदी होते थे उनसे जेल में ऐसे ही मेहनत वाले कार्य करवाए जाते थे। तो कवि कहता है कि जब हम पत्थर तोड़ते हैं, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, तो उन पत्थरों पर हमारी उंगलियों ने जीवन के गीत, स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब देखो ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो मोट क्या होता है, मोट होता है एक चमड़े का पात्र जिसमें पानी भरा जाता था। तो देखो पहले कुएं से जैसे पानी निकालते हैं बाल्टी से या मटके से, तो वो बहुत छोटा पात्र होता है जिसमें कम पानी आता है। लेकिन जो मोट होता है ये चमड़े का पात्र होता है और इसमें अधिक पानी आता है, और ये जो पानी है वो सिंचाई के लिए प्रयोग में लाते थे वो। तो कवि कहता है कि मोट जब खींचता हूँ पेट पर जुए को बांधकर, पेट पर जुआ बांधना, ये जुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे एक जो रस्सी होती थी उसे पेट पर बांध दिया जाता था और फिर वो चमड़े के पात्र को खींचवाया जाता था कैदियों से। तो कवि कहता है कि जब मैं अपने पेट पर जुए को बांधकर मोट को खींचता हूँ तो मैं कुएं को खाली नहीं कर रहा, कुएं से पानी नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं ब्रिटिश जो ये शासक हैं इनकी अकड़ के कुएं को भी खाली कर रहा हूं। अर्थात ये हम पर जितने भी अत्याचार कर रहे हैं उन अत्याचारों के सामने हम स्वतंत्रता सेनानी झुक नहीं रहे हैं। ये जितने भी अत्याचार कर रहे हैं, हमारे जो हौसले हैं, हमारा जो जोश है वो और भी अधिक बढ़ता जा रहा है, हम इनके सामने नहीं झुक रहे हैं। इस कारण से इनकी जो अकड़ है वो ढीली हो रही है। आगे कवि कहता है दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि कोयल से कह रहा है कि दिन भर तो हम इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे दिल में कोई भी करुणा नहीं जाग सकती।
जो हमें रुला सके। इसलिए हे आली हे सखी तू रात को आई है गजब ढाने के लिए, यानी रात को जो कोयल चीख रही है आधी रात्रि को, वो कवि के हृदय पर गजब ढा रहा है, यानी कवि को उसकी जो पीड़ा है वो दिखाई दे रही है। तो कवि कह रहा है दिन भर तो हमारे पास समय नहीं होता, इसलिए तू हमें अपनी जो ये रुलाने वाली जो पीड़ा है, रुलाने वाली जो वेदना है, उसे सुनाने के लिए अर्धरात्रि में आई है। तो यहाँ जो ये शब्द आया है रुलाने वाली, तो इसमें मूल शब्द है रुलाना और जमा वाली, वाली इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि इस शांत समय में, रात्रि का समय एकदम शांत होता है, सब सोए होते हैं, बिल्कुल सन्नाटा होता है, शांत वातावरण होता है, तो ऐसे शांत समय में अंधेरे को चीरती हुई कोयल तुम क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। क्या तुम हमारे मन में विद्रोह के बीज बोने आई हो, क्या तुम चुपचाप हमारे मन में विद्रोह का बीज बो रही हो कि हम इस अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं या इनसे लड़ें, कोयल बोलो तो यहाँ जो शब्द आया है विद्रोह बीज, विद्रोह का बीज, संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। आगे देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, एक आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ, उसका भी आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका अभ्यास में दिया हुआ है कि यहाँ पर काली शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कवि ने यहाँ पर काली शब्द से चमत्कार उत्पन्न किया है। तो काली शब्द का बार बार प्रयोग है और अर्थ भी बार बार आ रहा है, इसका 2-3 अर्थ है इसके, तो इसलिए यहाँ पर ये यमक अलंकार है। तो पहले इसका अनुवाद अर्थ व्याख्या देख लो, उसके बाद में आपको इसका काव्य सौंदर्य भी समझाऊंगी। तो देखो, कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल तू काली है और रात्रि भी काली है, रजनी भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजों का जो ये शासन है, इनकी करतूतें भी काली है। काली का मतलब अन्यायपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, अब कवि कह रहा है कि हमारे मन में जो कल्पना आती है, जो कल्पना की लहर उठती है, वो भी काली है, यानी भयानक है। यहाँ पर काली शब्द का अर्थ है भयानक, कि इनके अन्याय से, इनके अत्याचारों से जो मन में कल्पना भी आती है तो वो भी भयानक हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो ये कोठरी है जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रही है, कि मेरी जो काल कोठरी है ये भी एकदम काली है। टोपी काली कमली काली, कवि कह रहा है मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, मेरी लोहो श्रृंखला काली, यानी मेरे को जो ये बेड़ियां बंधी हुई हैं ये भी काली हैं। पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, ए आली मतलब हे सखी, पहरे की हूं कृति की ब्याली, ये जो पहरेदार हैं ये जब आवाज करते हैं तो इनकी आवाज मुझे सर्पणी के समान डसने वाली लगती है। ब्याली का मतलब सर्पणी। तो जैसे ये चौकीदार, ये जो पहरेदार हैं, जब आवाज लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सर्पणी हमें डसने के लिए आ रही है, यानी उनकी जो आवाज है वो बार बार ये एहसास करा देती है कि हमारा जो जीवन है वो इनके अधीन है, हम यहाँ पर पराधीन हैं, इनके गुलाम हैं, कैद में हैं। तो इस बात को याद दिला देती है। तिस पर है गाली ए आली, और इनकी जो ये आवाज है ये मुझे गाली के समान लगती है। बैड वर्ड जो होते हैं, गाली देना, तो कवि कहता है कि ये मुझे बिल्कुल गाली के समान लगती है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें काली शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो काली शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, इस कारण से इसके अंदर यमक अलंकार है। ठीक है, अब कौन सी पंक्ति है? पहली वाली जो पंक्ति है, काले
काली तू रजनी भी काली, तो यहाँ पर काली शब्द का अर्थ है काला रंग। सेकंड जो लाइन है, शासन की करनी भी काली, ये जो काली शब्द है इसका मतलब है अन्यायपूर्ण शासन, अन्याय के अर्थ में आया है, ठीक है। और तीसरी जो पंक्ति आई है, काली लहर कल्पना काली, यहां पर ये भयानक के अर्थ में आई है। तो इस प्रकार से ये जो काली शब्द है इसके 3 अर्थ हैं और यमक अलंकार हो गया। अब ये जो पंक्ति है, काली लहर कल्पना काली, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। एक जो शब्द ये आया है, लोहो श्रृंखला, लोहो की श्रृंखला, तो संबंध तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब कवि कहता है कि हे कोयल, तू इस संकट रूपी सागर पर क्यों मरने के लिए आ गई है। यानी जेल के ऊपर जो कोयल थी वो मंडरा रही थी और गीत गा रही थी, तो कवि उस जेल को संकट रूपी सागर कह रहा है। तो कवि कहता है कि तू इस संकट रूपी सागर पर क्यों मरने के लिए आ गई है। क्या तू मदमस्त होकर ये भूल गई है कि ये जो काल कोठरी है ये संकट रूपी सागर है। कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को तुम यहाँ क्यों गा रही हो। यानी तुम्हारे जो गीत हैं वो तो मधुर होते हैं, तुम्हारी जो आवाज है बहुत मीठी होती है, तुम अपने इन चमकीले गीतों को यहाँ पर क्यों गा रही हो। क्या तुम हमारे अंदर कोई जोश भरना चाहती हो, क्या तुम विद्रोह के बीज बोने के लिए आई हो, क्या तुम ये चाहती हो कि हम इन अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करें। तुम अपने इन गीतों को क्यों गा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। कोयल बोलो तो। आगे देखो, तुझे मिली हरियाली डाली। अब देखो अगली वाली जो ये है इसमें कवि कोयल से ईर्ष्या भाव प्रकट कर रहा है। तो कवि कोयल से कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ कवि कहता है कि तुझे तो बैठने के लिए हरी हरी डालियां मिली है, तू जहां मर्जी बैठ सकती है क्योंकि तू तो स्वतंत्र है, लेकिन मेरी किस्मत में तो ये काल कोठरी ही है। यानी ये 4 फुट की जो दीवार है, ये जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है जहां पर रोशनी भी नहीं है, एक छोटा सा रोशनदान होता है, रोशनी के लिए बिल्कुल काल कोठरी है। तो कवि कहता है कि मेरी किस्मत में तो ये काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है, पूरे नभ भर में संचार कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो ये केवल 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहावे वहा, कवि कहता है कि जब तू गीत गाती है तो सब वाह वाह करते हैं, यानी सब तेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरा तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कह रहा है कि तेरी और मेरी विषमता को देख, अर्थात तेरी और मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और फिर भी यानी कि तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूं, तो हम दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। उसके ऊपर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू युद्ध के लिए बिगुल बजा रही है। रण की भेरी, रण मतलब युद्ध, युद्ध का बिगुल बजाना, तो रण की भेरी यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है, और तेरी मेरी, तेरी और मेरी द्वंद्व समास है यहाँ पे। तो कवि कहता है कि तू बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं, लेकिन फिर भी तो युद्ध के लिए रणभेरी बजा रही है। अब लास्ट है ये, इस पे देख लीजिए, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से, अपनी कलम से लिखने की जो शक्ति है कवि की, तो कवि कहता है मैं अपनी कृति से बताओ मैं और क्या कर दूं, ऐसा मैं क्या लिखूं जिसके कारण मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, यानी जो महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का व्रत लिया है, अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो व्रत लिया है, तो मोहन के व्रत को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का अर्थ होता है अमृत,
तो कवि कहता है मैं अपने प्राणों के अमृत को किस में भर दूं, अर्थात मैं ऐसी क्या कौन सी कृति लिख दूं जिसके कारण लोग पढ़कर लोगों को जोश आ जाए, क्योंकि जो कवि और लेखक होते हैं उनकी लेखनी में इतनी शक्ति होती है जो देशवासियों में जोश भर देती है। तो कवि कहता है कि इस हुंकृति पर, कोयल की हुंकृति पर मैं ऐसा और क्या लिखूं जिसके कारण लोगों के मन में जोश भर जाए और वो अपने देश को आजाद कराने के लिए आगे आए। तो यहाँ पर जो पंक्ति है, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ आई, और आगे अगर आपको कोई और लेसन पढ़ना है, कोई और चैप्टर की व्याख्या आपको समझनी है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।